guys, hi. This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसी चल रही है मेरे बच्चों की जिंदगी? Hi everyone, welcome to the session. तो आज होने वाला है वर्क पावर एंड एनर्जी का वन शॉट वीडियो, जहां पे सिर्फ 1 घंटे के अंदर हम पूरा का पूरा चैप्टर, सारे के सारे मेन कॉन्सेप्ट्स और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे. सो वेलकम टू द सेशन पीपल. हमने इससे पहले ऐसे आप जानते हो कि मोशन और हमने कर लिया है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन दोनों के वन शॉट सीरीज, और आपको बहुत अच्छा भी लगा क्योंकि मुझे सुनने में आया बच्चों ने बहुत सारे ईमेल्स दिए, मैसेजेस डाले, लाइक्स कर दिए, शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर दिया चैनल को. थैंक यू सो मच फॉर दैट पीपल, थैंक यू सो मच फॉर दैट. आई एम रियली सॉरी कि आज मैं लाइव नहीं आ पाया. कोई बात नहीं, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि इन्फॉर्मेशन यहां से वहां जाना जरूरी है. सेशन के एंड तक टिक जाना बच्चों, क्योंकि 1 घंटे में हम पूरा चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं. इट्स एब्सोल्युटली गोइंग टू बी ग्रेट फॉर योर मिड टर्म एग्जामिनेशन. अगर वर्क पर आपके मिड टर्म में आ रहा है, वरना समझ लो कि आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ही लिया. ग्रेविटेशन पिछले हफ्ते हो चुकी थी, इस हफ्ते वर्क एनर्जी पावर भी हो गया, बस खत्म. वन शॉट भी हो गया, रिवीजन भी हो गई. क्या बचा क्या भाई, अब चिल मारो फिजिक्स में, है ना. तो हमने 9 खत्म कर दिया. इसके बाद और भी बहुत सारे अमेजिंग टाइप्स ऑफ हम वीडियोस लाते रहेंगे, तो चिंता मत करना आप. डिफरेंट वैराइटीज, माइंड मैप्स, वीआईपीस करते रहेंगे हम, चिंता नहीं. ठीक है, तो बच्चों वेलकम बैक एंड एवरीवन हु इज रेडी फॉर टुडेज सेशन. एक बार जोरदार बल्ले बल्ले दे देना, जोरदार बल्ले बल्ले दे दो. अपना नोटबुक और पेन भी खोल लो और मजे लो, आज एकदम मजे लो. मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर खत्म कर दूं, अगर आपका साथ होगा तो. और जैसे ऐसे चीजें में मजा आता ही जाएगा. लाइक करते जाना, सब्सक्राइब करते जाना, शेयर करते जाना. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते फिर. बल्ले बल्ले तारा रारा जय श्री हर्ष. स्टार्ट करते हैं. पता नहीं आदत बन गई है जय श्री हर्ष प्रेम बोलने की, सच बता रहा हूं. मजाक कर रहा हूं. चलो स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर इन वन शॉट. जैसा आप हमेशा की तरह हम स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर विद द कोट व्हिच इज नथिंग बट लायंस डोंट ड्रीम ऑफ हंटिंग, दे जस्ट हंट. सिंपल एज दैट. सो व्हाट आर यू, अ ड्रीमर और अ लायन, अ हंटर ऑफ ड्रीम्स? What do you want to be? Think about that, right? चलते हैं. तो इस चैप्टर में मेजरली क्या क्या टॉपिक्स हैं? साइंटिफिक वर्क एंड इट्स न्यूमेरिकल्स है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स न्यूमेरिकल्स है, फिर पोटेंशियल एनर्जी न्यूमेरिकल्स है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, पावर एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है. जो हर एक टॉपिक को मैंने 1-1 घंटे बिताकर मैंने पूरा चैप्टर सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है. उसका प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल के होम पेज पे मिल जाएगा जरूर, या तो यूट्यूब पे सिर्फ इन टॉपिक्स का नाम लिखे, जो भी टॉपिक हो, वर्क अभिषेक सर वेदांत, तो ऐसे टाइप कर दोगे तो यूट्यूब में भी मिल जाएगा. तो बच्चों चिंता बिल्कुल मत करना, मैंने डिटेल में हर एक टॉपिक को पढ़ाया हुआ है. अब मैं कोशिश करूंगा कि जो 1-1 घंटे लेकर पढ़ाए थे मैंने, क्या मैं इन सब का समरी इसी पूरे सेशन में 1 घंटे में कर सकता हूं, बिना कोई भी छोटे से टॉपिक के, बिना कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छोड़े हुए, है ना. चलो कोशिश करते हैं. चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर. ठीक है, तो यस, दिस द एंटायर माइंड मैप ऑफ दिस एंटायर पर्टिकुलर चैप्टर. तो मैं निकल जाता हूं, अगर चाहो तो इसका एक ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि इसके बाद हम करेंगे इनमें से हर एक टॉपिक को एक-एक करके, फिर मैं माइंड मैप को बनाते जाऊंगा. एट द एंड ऑफ द सेशन ये पूरा माइंड मैप हमारा बन जाएगा. स्टार्ट हम यहां से करेंगे वर्क से, फिर एनर्जी पे जाएंगे, फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क पे जाएंगे, यानी कि पावर पे जाएंगे, और पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे करके. आपको दिखेगा कितना मजा आएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द कांसेप्ट ऑफ वर्क. अब ये वर्क है क्या भाई? सिंपल तरीके से बताओ ना, वर्क इज द वे थ्रू विच यू ट्रांसफर एनर्जी, है ना. आप जब कोई काम करते हो तो एनर्जी ट्रांसफर करते हो, या तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हो. जब मैं बात कर रहा हूं तब मेरे अंदर की मेरे बॉडी की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू साउंड एनर्जी. सिंपल एज दैट. करेक्ट, बस इतना ही सोचने का. सो व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. दैट्स इट, द वे वी ट्रांसफर एनर्जी. लेकिन ऐसा लिखोगे तो शायद मार्क्स ना मिले. तो क्या लिखोगे आप लोगों को लिखोगे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये लिखोगे ना. व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. जो फॉर्मूला है हमारा वर्क डन का, है कि नहीं. तो उस पर्टिकुलर फॉर्मूले से क्या समझ में आता है? क्या है भाई हमारा फॉर्मूला? दोबारा लिखो, दोबारा अभी के अभी मेरे सामने आपको लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज वर्क डन. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यानी कि वर्क डन होने के लिए, साइंटिफिक वर्क होने के लिए क्या होना होता है? फोर्स होना होता है, डिस्प्लेसमेंट होना होता है. अगर फोर्स 0 हो गया तो वर्क डन 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वर्क डन 0. करेक्ट. दैट इज ए सिंपल मोस्ट थिंग व्हिच वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड, कि अगर फोर्स 0 है तो वर्क डन 0 है, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तब भी वर्क डन 0 है. तो एक वर्क होने के लिए आपको किसी चीज पे फोर्स लगाना पड़ेगा और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी होनी पड़ेगी, तभी जाके आप ये कह पाओगे कि वर्क इज डन. वरना आप वर्क है नहीं कह सकते हो. जो हम दिन भर कहते रहते हैं काम कर दिया, बहुत काम कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अगर दिन भर बैठ के काम कर रहे हो तो आप साइंटिफिकली कोई वर्क नहीं कर रहे हो. हाँ,
मेंटली इमोशनली बहुत काम कर रहे हो, लेकिन साइंटिफिकली कोई काम नहीं कर रहे हो। साइंटिफिक वर्क के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो दिस वाज योर वर्क डन व्हिच ऑलमोस्ट एवरीवन नोज हियर। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? फोर्स है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है मीटर। तो वर्क डन का फॉर्मूला होना चाहिए न्यूटन मीटर, करेक्ट? लेकिन है नहीं, काहे? है तो जरूर, लेकिन न्यूटन मीटर को प्यार से हम जूल्स भी कहते थे। क्या कहते थे हम? जूल्स। क्यों कहते भाई? क्योंकि हमारा वर्क डन जो है, वर्क डन पे एनर्जी पे काम करने वाले वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट वाज मिस्टर जूल्स। तो जूल्स मिस्टर को ऑनर करने के लिए, हमारे मिस्टर जूल्स को ऑनर करने के लिए हम यहाँ पे न्यूटन मीटर को जूल्स कहते हैं। तो वर्क डन, जैसे मैंने कहा, वर्क डन इज द वे यू ट्रांसफर एनर्जी। जितना काम करोगे उतनी एनर्जी निकलेगी, जितना काम आप पे होगा उतनी एनर्जी आपको मिलेगी, है ना। तो दैट इज तो इससे भी ये बात समझ में आती है कि वर्क डन एनर्जी इक्वल है। जितना एनर्जी है उतना काम कर सकते हो, जितना काम करोगे उतनी एनर्जी स्पेंड भी होगी, सिंपल एज दैट, है ना। तो दिस इज द पॉइंट कि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि उनके यूनिट्स भी इक्वल होने चाहिए, इसलिए वर्क डन और एनर्जी दोनों का यूनिट भी जूल है, बस, करेक्ट। अब बात आती है कि वर्क डन हमारा स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? वर्क डन हमारा स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन में वेक्टर है ही नहीं कोई चीज, है ना। तो मतलब आप कोई भी डायरेक्शन में काम कर लो, वर्क डन इज नॉट गोइंग टू डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ द वर्क इज बीइंग डन। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। फिर बहुत बच्चों दिमाग में ये सवाल आता है कि सर ये जो वर्क डन हमने देखा, देखो बच्चों हमने माइंड मैप स्टार्ट कर दिया, और माइंड मैप में ये वाला पार्ट हमारा हो गया, दैट वर्क डन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होना बहुत जरूरी है, तभी हमारा वर्क डन हो सकता है। वर्क डन का हो गया, लेकिन अब दिमाग में आता है बच्चों के सर फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क क्या होता है? अगर मेरा वर्क डन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो फोर्स में जैसे मैं -10 न्यूटन +10 न्यूटन लगाता हूं, वैसे मैं वर्क में क्यों लगाता हूं? फिर पॉजिटिव वर्क कहता हूं, नेगेटिव वर्क कहता हूं, -10 जूल्स +10 जूल्स में क्यों कहता हूं? ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? फोर्स के मामले में ये नेगेटिव साइन फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है, इसलिए हम उसे वेक्टर कहते हैं। लेकिन यहां पे जो नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन आपको मिलती है वर्क में, वो वर्क का डायरेक्शन इंडिकेट नहीं करता है। फिर क्या इंडिकेट करता है सर? ठीक है, जब वर्क का डायरेक्शन इंडिकेट करेगा तभी तो हम वर्क को फिर वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे ना, कि हाँ देखो भाई इसके बाद मैग्नीट्यूड है, इसके बाद डायरेक्शन भी है। लेकिन ये जो नेगेटिव साइन है वो वर्क का डायरेक्शन इंडिकेट नहीं करती है। तो क्या करती है? देखो भी ध्यान से समझाता हूं। देखो ये हमारी मोहतरमा है, ठीक है, क्या नाम देते हैं इनको? चलो हमारी अनुभव मैम का नाम देते हैं। कौन है ये हमारी अनुभव मैम, ठीक है। अब अनुभव मैम देखो निकल ट्रॉली लेके चली गई। अब अनुभव मैम किस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रही है? सामने की तरफ बढ़ रही है, तो फोर्स इस ट्रॉली पे सामने की तरफ ही होगा, है ना। अनुभव मैम इज अप्लाइंग अ फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई द ट्रॉली इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। तो ट्रॉली के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में, और ट्रॉली किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही है? ट्रॉली इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस भी कर रही है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में होते हैं तब हम कहते हैं वर्क को पॉजिटिव। बात समझ में? तब हम वर्क को कहते हैं पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में है। ये नहीं इंडिकेट करती है कि वर्क डन पॉजिटिव डायरेक्शन में, नहीं। बात समझ में? ठीक है, इस डिफरेंस को याद रखना, ठीक है। अब सर यहां पे नेगेटिव वर्क क्या है समझो। अब ये ट्रॉली कहां मूव हो रही है भाई? ट्रॉली तो कोई रोड पे या तो कोई भी फ्लोर पे मूव हो रही होगी, तो इस ट्रॉली के व्हील्स पे फ्रिक्शन जरूर होगा। अब फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्रिक्शन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो मेरी ट्रॉली इस डायरेक्शन में जा रही है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन ट्रॉली कहां डिस्प्लेस हो रही है? ट्रॉली तो भाई अभी भी सामने की तरफ ही जा रही है। तो यानी कि अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स और ट्रॉली के डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करूं, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में और ट्रॉली इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है। तो अब आप यहां पे देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, पूरे की पूरी तरह ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। तो मान लेते हैं अगर मुझे पहले सिनेरियो में पॉजिटिव वर्क में 10 जूल्स मिलता और मुझे यहां पे भी 10 जूल आया, तो आपको पता कैसे चलेगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है? इसको इंडिकेट करके साइन डालना तो पड़ेगा ही ना। हाँ, तो अब जाके मैं साइन डालूंगा कि अच्छा ये पॉजिटिव 10 जूल्स है, इसका मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। यहां पे मैं अनुभव के फोर्स को सोच रहा हूं, फ्रिक्शनल फोर्स को नहीं। फिर जाके मैं इस 10 न्यूटन को माइनस डालूंगा, ये कहकर कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो मुझे ये इंडिकेट करने के लिए नेगेटिव डालना जरूरी है।
फिर मुझे समझ में आएगा अच्छा मैंने यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स का फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में सोचा है। करेक्ट पीपल? सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड पॉजिटिव नेगेटिव वर्क। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाए। चलो मान लेते हैं ये कौन है भाई? भाई एक लड़का अगर एग्जांपल है तो और कौन हो सकता है? अगर ये लाइव सेशन होता है तो मैं आपका एग्जांपल उठा लेता, मैं आपसे वॉलंटियर उठा सकता, लेकिन ये कौन हो सकता है? जो गेस मारो, गेस मारो कौन हो सकता है? हमारे एक ही तो है, परम पूज्य हर्षद। ये बाहर तो देखो लड़के के, ठीक है। तो हर्षद देखो बॉक्स को उठा रहे हैं, जिंदगी में कभी उठाया नहीं है, भारी काम नहीं करते हर्षद, छोटे छोटे काम करते हैं, भारी काम नहीं करते, ठीक है। बॉक्स उठा रहे हर्षद। तो हर्षद जब बॉक्स उठा रहे हैं वो तो फोर्स ऊपर की तरफ दे रहे हैं ना, ये हर्षद का फोर्स हुआ FH, इसलिए तो बॉक्स ऊपर आ रहा है, वरना थोड़ी आता। करेक्ट? और बॉक्स कहां डिस्प्लेस हो रही है? बॉक्स भी ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो रही है, यानी कि हर्ष सर पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, है ना? हर्ष सर पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड्स होती है टुवर्ड्स द अर्थ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है। करेक्ट? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट बॉक्स का अभी भी ऊपर ही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे नेगेटिव वर्क कर रही है। करेक्ट? क्या कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे? नेगेटिव वर्क, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट एक दूसरे से। तो आई एम होपिंग कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वर्क का जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अभी पूरी तरीके से बैठ चुका होगा, है ना? तो अगर बैठ चुका है तो बच्चों एक और लास्ट कॉन्सेप्ट करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल पे जाएंगे, ठीक है? जीरो वर्क क्या होती है? यार हमने एक डायरेक्शन समझ लिया, हमने ऑपोजिट डायरेक्शन समझ लिया, व्हाट इफ आपका फोर्स परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट से, तब हम कहेंगे बच्चों कि आपका जो वर्क है वो जीरो है। यानी कि व्हेन द फोर्स डायरेक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन देयर इज नो वर्क बीइंग डन। फॉर एग्जांपल सिंपल तरीके से मैंने आपको ये एग्जांपल पहले भी दिया हुआ है। मान लेते हैं कि आप अपना स्कूल बैग सर पे उठा के जा रहे हो, क्यों भाई? लगते तो कूली हो। देखो हम सब जानते हैं कि जब हम सब स्कूल बैग उठाते हैं तो लगते तो हम कूली हैं। ऐसे अब मैंने आपको पहले भी करके दिखाया, ऐसे बैग उठा के हम ऐसे जाते हैं स्कूल। मैं तो ऐसे जाता था, आपका नहीं पता मेरे को, ऐसे जाता था मैं तो, ठीक है? मैं इतना सा था, बैग इतना सा था, मैं ऐसे जाता था। करेक्ट? तो कभी कभी बैग उठा के सर पे रख दिया, बोझ कम हो जाए ना, बोझ कम हो जाए। तो या तो कूली को उठा लो या तो आपको उठा लो। अगर बैग मैंने सर पे रखा है तो मैंने फोर्स किस डायरेक्शन में दी है? फोर्स मैंने ऊपर के डायरेक्शन में दी है, इसलिए तो मेरा बैग ऊपर की तरफ रखा हुआ है। करेक्ट? तो मैंने फोर्स ऊपर की तरफ दी है, लेकिन मैं चल किस तरफ रहा हूं? चल तो मैं सामने या तो दाएं बाएं रहा हूं। तो यहां पे मैं वर्क डन कितना कहूंगा? यहां पे वर्क डन को कहूंगा कि भाई जीरो है, तुमने कोई काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारा फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट तो भाई सामने पीछे मूव हो रहा है ना, परपेंडिकुलर टू द फोर्स डायरेक्शन। तो यहां पे मैं कहूंगा कि तुमने कोई काम नहीं किया, जीरो वर्क। बात समझ में? ठीक है? सो दिस इज योर जीरो वर्क। लेकिन अगर डिटेल में देखना तो मेरा वर्क का सेशन देख लेना, मैंने और डिटेल में समझाया हुआ है, देख लेना एक बार, ठीक है? तो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द वर्क डन इज जीरो। करते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है बच्चों? तो यहां पे अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। मैं धन 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 करके सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप लोग लगातार अगर मुझसे पहले कर पाते हो तो धनाधन चैट पे आंसर देते रहना, और मुझे कमेंट्स पे जरूर बताना, वीडियो के बाद कमेंट्स पे जरूर बताना कि मैंने सर हर एक क्वेश्चन का जवाब करेक्ट दिया है। अगर आप लोग मुझे बताना हाउ मेनी ऑफ यू गाइस गॉट 10 out of 10 क्वेश्चंस करेक्ट टुडे। टुडे वी आर गोना डू 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिन लोगों को 10 के 10 सारे क्वेश्चन सही मिले बताना जरूर मेरे को, ठीक है? चलो आप कंटिन्यू करते हैं। यहां पे आगे भाई, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन अ मैन एंड अ बॉक्स। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन अ मैन एंड अ बॉक्स व्हेन 100 joules ऑफ वर्क डन टू मूव द बॉक्स विद द फोर्स ऑफ 15 न्यूटन। वाह 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 मेरे शेर, वर्क डन दिया हुआ है 100 joules का। करेक्ट? वर्क डन दिया है 100 joules, आपको फोर्स दी हुई है 15 न्यूटन, आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट? डिस्प्लेसमेंट निकालनी है आपको, बहुत बढ़िया। तो हमको पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो मेंटल कैलकुलेशन है। डिस्प्लेसमेंट विल इक्वल टू वर्क डन अपॉन फोर्स। वर्क डन आपका है 100, फोर्स कितना है 15, तो ये हो जाएगा समवेयर अबाउट 6.6, क्योंकि 15 5 होता है 75, 15 6 होता है 90, फिर 10 बच जाएंगे, पॉइंट डालो 100 हो जाएगा दोबारा, फिर 6 जाएगा, फिर 6 जाएगा, तो इट इज एक्चुअली 6.6666 करके जाता रहेगा वो मीटर्स। दैट्स योर आंसर। तो सबको यहाँ पे ऑप्शन डी मिला है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने चैट में भर दिया होगा ऑप्शन डी से, है ना? तो आई एम होपिंग यस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन तबाही कर डाला बच्चों, अभी में कोई बल्ले बल्ले अगर पहला क्वेश्चन सही है आपका तो, ठीक है? और हिट द लाइक बटन इफ इन केस यू एंजॉयड द सेशन टिल नाउ। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, अगर मुझसे पहले कर पाते हो चैट पे भर डालना भाई, भर डालना कि सर आपसे पहले कर लिया, ठीक है? If a force of 1 Newton is acting on an object that is moving through 10 meter in a direction perpendicular to the force, then the work done is। अच्छा, force A equal to 1 Newton है,
क्यों लिखूंगा मैं? नहीं लिखूंगा, मुझे सॉल्व ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैंने एक वर्ड पे ध्यान दिया जो आप लोगों ने शायद नहीं दिया होगा, परपेंडिकुलर है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर एक दूसरे से। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आंसर आ जाएगा 0। वर्क डन शुड बी इक्वल टू 0 इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ना भाई। कितने बच्चों ने नोटिस किया परपेंडिकुलर वर्ड? किया तो बल्ले बल्ले जोर से बोलो तारा तारा। हो गया बच्चों, 0 होना चाहिए। अरे शाबाश, सही आ गया, बहुत बढ़िया। आई एम ग्लैड। 15 मिनट में हमने कर लिया वर्क का कॉन्सेप्ट। 15 मिनट में हमने वर्क का कॉन्सेप्ट कर दिया। अभी हम चलने वाले एनर्जी पे, ठीक है? तो सांस लो, थोड़ा थोड़ा सांस ले लो। जय श्री हर्षप्रियम। यार ये आदत बनती जा रही है, मेरे को इससे दूर जाना है अभी। अरे यार, मैंने हर्ष सर को वीडियो भेजा था ना, मैंने एक सेशन में ऐसे बोला था, उसका वीडियो भेजा, हंसने लगे बेचारे। हाँ, जब देखो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1 हफ्ते पहले। एक्चुअली मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11 सितंबर को मेरे ख्याल से। आज 11 सितंबर है, 11 सितंबर रात को 12 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये। तो ये वीडियो जाएगी मेरे ख्याल से समर अबाउट 21 या 2 सितंबर को मेरे ख्याल से, है ना? क्योंकि ग्रेविटेशन इसके बाद वाले हफ्ते में आ रही है। तो हाँ, तो आज मैंने भेजा था, आज ही मैंने किया था एक सेशन। वो शायद आपने देखा होगा, क्या सेशन था वो हमारा? आज मैंने किया था स्कूल रीओपनिंग के बारे में एक सेशन किया था। आपने बहुत प्यार दिया उसमें। आज ही के दिन 11 सितंबर की रात को 70,000 व्यूज हो गए थे। शायद अभी जब तक ये वीडियो लॉन्च होगा तब तक 1 लाख क्रॉस कर जाएगा, 2 लाख क्रॉस कर जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो हाँ, उस वीडियो में मैंने ये बोला था, जय श्री हर्ष। भेजा उनको बढ़िया से। चलो आगे बढ़ते हैं टू दी एनर्जी। रेस्ट हो गया, चलो एंजॉय करो, ठीक है? अब आती है बात एनर्जी की। अब एनर्जी क्या है? ये तो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, है ना? ये हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। जितनी एनर्जी होगी उतना ही काम करोगे। एनर्जी नहीं होगी तो काम नहीं करोगे, है ना? तो एन ऑब्जेक्ट, अ पर्सन हु हैज हायर एनर्जी डज मोर अमाउंट ऑफ वर्क। इस साइक्लिस्ट को देखो, कौन है ये साइक्लिस्ट? अगर ये इंसान है, अगर ये लड़का है तो कौन होगा? हर्ष होगा, हर्षप्रियम सर होंगे। बिल्कुल, ये हर्षप्रियम सर है, करेक्ट? हर्षप्रियम देखो साइकिलिंग कर रहे हैं। हर्षप्रियम सर ऐसे काफी अच्छा साइकिलिंग करते थे, घर से ऑफिस से साइकिल में आते थे। बहुत मेहनती इंसान है भाई। वीरू सहस्त्रबुद्धे को जानते हो? 3 इडियट्स में देखा होगा। तो हर्ष साइकिल चला रहा है। कितनी एनर्जी है देखो, इस बंदे के पास ज्यादा एनर्जी है, इसलिए वो ज्यादा फोर्स के साथ ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। इस बंदे के पास एनर्जी कम है, थक चुका है ना, वो चला थक चुका है, जिंदगी से थक चुका है वो इंसान। तो वो ज्यादा वर्क नहीं कर पा रहा, ज्यादा फोर्स नहीं दे पा रहा, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रही। तो जिसके पास ज्यादा एनर्जी भाई, उसके पास उतना काम, जिसके पास कम एनर्जी उसके पास कम काम। सो एनर्जी इज नथिंग बट, एज आई स्टेटेड, एबिलिटी टू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क। अगर आपके पास एनर्जी है तब आप केपेबल हो वर्क करने के लिए। अगर एनर्जी नहीं है तो मरे पड़े रहोगे, शवासन करके सोते रहना, बस और कुछ नहीं। अब आगे देखो, बात आती है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की। अब आपके इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी तो जरूर दिया हुआ है, लेकिन कौन कौन से देख लेते हैं एक बार। ये हमारे सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल, हीट, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, लाइट, साउंड, आपको सब पता है इसमें से कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं। लेकिन इन सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। कौन कौन सी हो भाई? वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना? इन 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है और आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? एक बात मैं यहीं पे क्लियर करना चाहूंगा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी का भाग होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इन मोशन और एट रेस्ट, दोनों मिलाकर, ठीक है? यानी कि आप खड़े हो, मैकेनिकल एनर्जी, चल रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी, तैर रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी, उड़ रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी। मैं सब जगह ये कह सकता हूं, लेकिन मैं पोटेंशियल और काइनेटिक कब कह सकता हूं? अब जब मैंने ये कहा कि मैकेनिकल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी इन मोशन एंड एनर्जी एट रेस्ट, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। कैसे? जो एनर्जी इन मोशन है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी इन मोशन, and the energy at rest is potential. When the object is at rest, the energy possessed by an object by virtue of its stationary position, by virtue of its position, by virtue of its shape, configuration, or being at rest, that is potential energy. The energy possessed by an object in motion is kinetic. अगर उसके पास काइनेटिक एनर्जी है तभी वो मूव कर पाएगी। सही, ठीक है? तो यानी कि अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तब मुझे मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी। मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन इन मैथमेटिक्स इज एडिशन, करेक्ट? तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। इस बात को छोटे छोटे से दिमाग में डाल देना अपना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे से कोने में डाल देना अपने दिमाग तो आपको बहुत बड़ा है, छोटे से कोने में डाल देना, ठीक है? याद रखना इस बात को, कंजर्वेशन एनर्जी में काम आएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले पढ़ते हैं, डेफिनेशन तो हमने अभी समझ लिया। द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का बहुत ही एक सिंपल सा डेरिवेशन है और इसके एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी है। पहले यहाँ पे एनिमेशन पे ध्यान दो ताकि सबसे पहला कंडीशन समझ में आ जाए। ये काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किन किन पे करती है ना। जब एक एनर्जी को मूव होना होता है, जो एनर्जी है आपके अंदर वो किस किस पे डिपेंड करती है, क्योंकि हर एक इंसान की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ना सेम होती है। एक फुटबॉल का और एक मेरा, जैसे मैं भी फुटबॉल ही लगता हूँ, इतना गोल तो हो चुका हूँ, बट एक फुटबॉल का और मेरा काइनेटिक एनर्जी सेम थोड़ी ना होगा। एक चीते का और मेरा काइनेटिक एनर्जी सेम थोड़ी ना होगा, है कि नहीं? डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। तो डिफरेंट कितना है वो अभी हम समझते हैं, वो और वो क्यों है वो समझते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल है आपके पास। एक कार आती है, दूसरी कार भी आती है। ये कार ज्यादा तेजी से आती है और जब टकराती है इस बॉक्स से, ये बॉक्स ज्यादा दूर जाता है। ये कार स्लोली आती है और जब बॉक्स से टकराता है थोड़ा कम दूर जाता है। यानी कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर। ये बॉक्स यहां से यहां क्यों हिला? क्योंकि इस कार के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी ना, ज्यादा तेजी से आई, वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, जिस वजह से वो एनर्जी यहां पे ट्रांसफर हुई, इस बॉक्स पे ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर हुई, जिस वजह से बॉक्स ज्यादा दूर गया। जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा दूर धक्का मार पाओगे आप। वैसे ही यहाँ पे ये कार क्यों नहीं मूव हो पाया? देखो ध्यान से, ये मेरा दूसरा हाथ है, अब मैं तेजी से आऊंगा टक, ये हाथ कहां चला जाएगा? अब धीरे से आऊंगा, नहीं हुआ ना कुछ, एग्जैक्टली। तो जितनी ज्यादा तेजी से आता हूं उतनी ज्यादा मेरी एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसका मतलब ये है एनर्जी ट्रांसफर ज्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि मेरे पास ज्यादा एनर्जी है, मैंने ज्यादा जोर से धक्का मारा, कार ने यहां पे ज्यादा जोर से धक्का मारा। तो इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये चीज प्रूव होती है कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मेरे ऑब्जेक्ट की जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा ही काइनेटिक एनर्जी होगी उस ऑब्जेक्ट की। सो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सो इज इट ओनली वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड अपॉन? द आंसर इज नो। ये थ्योरेटिकली प्रूव कर रहे हैं, मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे सेकेंड चीज पे। यहां पे भी दो है भाई, दो एग्जांपल। एक बॉक्स है जिसको एक ट्रक आके मार रहा है, पता नहीं क्यों, दुनिया खत्म हो चुकी है। यहां पे दूसरा एक बॉक्स है जहां पे एक साइकिल आके मार रही है। अब मुझे ये तो फिर भी समझ में आता है, ये नहीं समझ आता मेरे को, क्यों भाई? कौन हो सकता है वो? साइकिल पे बंदा बैठा, कौन हो सकता है वो जो ऐसी हरकतें कर सकता है? यू नो दिस, यू नो द आंसर। यस, आई एम नॉट इवन सेइंग इट, पुट इट डाउन इन द चैट, आई नो, राइट? करेक्ट। तो यहां पे जब ज्यादा मास से एक इंसान या तो एक व्हीकल या तो एक ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट को से टकराता है, वो ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर मूव होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास ज्यादा एनर्जी थी, इसलिए वो ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर हुई, इस पर्टिकुलर बॉक्स पर ज्यादा दूर तक गई। तो यहां पे वो नहीं हो रहा। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? बॉक्स तो सेम है, इंसान अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है, और ट्रक का और साइकिल का मास अलग है। वेलोसिटी दोनों की एक ही है। देखो, ट्रक और साइकिल की वेलोसिटी एक ही है। देखो ध्यान से देख लो, आप खुद देख लो, दोनों एक ही वक्त पर टकरा रहे हैं, वेलोसिटी दोनों की एक ही है। क्या डिफरेंट है? मास, है ना? ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है, आप लोग आगे मुझे धक्का मारो, मैं आपको धक्का मारूंगा, है ना? तो एनर्जी किसकी ज्यादा ट्रांसफर होगी? ऑफ कोर्स बात मेरी होगी। आई एम वेरी सॉन्ग। बात समझ में आई? तो दिस प्रूव्स अगेन दैट काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास। एज मच एज पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास। तो हमने दो चीजें प्रूव कर दी, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड प्रोपोर्शनल टू मास। इसको भी हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकली। कैसे? देखो ध्यान से, यहां पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। क्या है हमारे पास? यहां पे बहुत ही प्यारा सा छोटू सा ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट फिलहाल रेस्ट पे है, तो इसको मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। इस ऑब्जेक्ट पे मैंने अभी डाला फोर्स, इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा मेरा डिस्प्लेस। कितना हो जाएगा? ये मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा डिस्प्लेस, हो जाएगा डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट मेरा यहां से यहां तक पहुंच जाएगा, पॉइंट बी तक, डिस्प्लेसमेंट यहां तक होगी। करेक्ट? चलो, अब मैंने फोर्स डाला, ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी हुआ। क्यों डिस्प्लेस हुआ भाई? क्योंकि मैंने इस पे काम किया। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। और वर्क डन तो तभी होगी ना जब मेरे पास एनर्जी होगा। जब मेरे पास एनर्जी नहीं होगी तो मैं काम कैसे कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो लेकिन यहां पे कौन सी एनर्जी हो रही है? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट? तो जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज्यादा मैं काम कर पाऊंगा, उतना ज्यादा ये ऑब्जेक्ट मूव कर पाएगा। सही? मेक सेंस? काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू वर्क डन। सही? सो K इज इक्वल टू व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई मैं फोर्स कहां से लाऊं? हमारे अपने न्यूटन साहब, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। डिस्प्लेसमेंट कहां से लाऊं? इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना? इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या है हमारे? डिस्प्लेसमेंट किन किन इक्वेशन ऑफ मोशन में है? पहले में तो नहीं है,
सेकंड में है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे टाइम की तो बात ही नहीं कही है तो नहीं कर सकते। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हाँ v u, मान लेते हैं कि यहां तक पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी जाती है v। हाँ ये कर सकते हैं, v है u है s भी है, सही। एक्सेलरेशन भी होगी ऑब्जेक्ट की, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, करेक्ट। तो मैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s के बदले लिख सकता हूं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, उसको यहां लिख दो, करेक्ट। क्या लिख दिया मैंने, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। कहां से लिखा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब देखो a कट गया भाई, u स्क्वायर तो जीरो है, क्यों, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तो u स्क्वायर जीरो। क्या बच गया आपके पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये 2 1/2 m और ये v स्क्वायर। वी ऑल नो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। मैथमेटिकली भी आपने प्रूव कर दिया कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड प्रोपोर्शनल टू नॉट ओनली वेलोसिटी बट स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। यानी कि मास बढ़ेगी ऑब्जेक्ट की तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, ऐसे ही प्रूव कर दिया, है ना बच्चों। सो आई रियली होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस डेरिवेशन। दिस डेरिवेशन आल्सो कम्स फॉर इन योर एग्जामिनेशन। आज के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है भाई, तो ध्यान देते रहो, फोकस करते रहो। अगर मजा आ गया तो गिव मी क्विक बल्ले बल्ले ऑन द चैट राइट नाउ, गिव मी क्विक तारा एंड हिट दैट लाइक बटन, स्मैश इट अप, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट, न्यूमेरिकल कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी पे, है ना। ये आपका पहला टॉपिक है। अ मूविंग बॉडी ऑफ मास 30 kg हैज 60 जूल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कैलकुलेट द स्पीड, करो, लगाओ पूरा जोर। मुझसे पहले कर पाते तो बता देना चैट पे, कमेंट पे मुझे बताते रहना कि सर मैंने हर एक क्वेश्चन आपसे पहले किया। आई बी हैप्पी, हार्ट दे दूंगा आपको इमेज, है ना। चलो देखते हैं। अ मूविंग बॉडी ऑफ मास, अ मूविंग बॉडी ऑफ मास 30 kg। अच्छा मास है आपका 30 kg, अरे सही। और उसके बाद आपका है काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 60 जूल्स का। आगे क्या पूछा है, स्पीड निकालो कह रहा है, कैलकुलेट द स्पीड। अच्छा k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, निकालना आपको है v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2k डिवाइड बाई m। 2 इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 30, 30 1 जा 32 जा, तो v विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 4, v इज इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकेंड। खत्म। कर लिया मुझसे पहले, कर लिया तो भाई शाबाश है, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। तुक्का मत मारना, तुक्का मार, मुझसे मैंने भी बोला था, मैंने भी बोला था, डोंट बी हर्ष, डोंट बी हर्ष, बी योरसेल्फ, डोंट बी हर्ष। So 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड इज द डैम करेक्ट आंसर। करते हैं एक और क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखो ध्यान से इसको, ठीक है। What should be the change in velocity of a body if its mass is increased by 4 times for the same kinetic energy of the body? काइनेटिक एनर्जी है आपकी हाफ mv स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि नई काइनेटिक एनर्जी में आपका जो मास है वो हो गया 4 टाइम्स, m के बदले हो गया आपका 4m। तो नई वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के नई वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, v डैश स्क्वायर, v डैश करते थे, नई वेलोसिटी है ना, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, करेक्ट। तो नए वेलोसिटी पे कितना फर्क पड़ेगा, व्हाट शुड बी द चेंज इन वेलोसिटी, निकालो यहाँ पे। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2k अपॉन m, ये आपकी वेलोसिटी 2k अपॉन m, ये वेलोसिटी है। अब देखो क्या होता है, ठीक है। तो k डैश वुड बी इक्वल टू हाफ, ये इसको ऐसे रहने दो, 4m को ऐसे रहने दो, और v डैश स्क्वायर, ठीक है। तो v डैश कितनी हो जाएगी, v डैश स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2k डैश डिवाइडेड बाई 4। ओ 1 सेकेंड, यहाँ पे ना सेम काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपकी सेम है, तो मुझे k डैश यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। k डैश यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, काइनेटिक एनर्जी सेम दिया हुआ है। चलो आप देखते हैं, ठीक है। 2k 4m हो गया, 2k 4m और 2k अपॉन m में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है, दिख तो नहीं रहा भाई। हाँ ऑफ कोर्स डिफरेंसेस है, आधा हो गया ना, आधा क्या, अरे what should be the change in velocity of the body if its mass increased by 4 times for the same kinetic energy of the body? The change in velocity, oh my god, this is interesting। 2k upon m अगर आपकी v स्क्वायर थी तो यहां पे 2k upon m, v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू v अपॉन 4, क्योंकि 2k upon m v स्क्वायर है। क्या हो गया ये, तो मजा आ गया काफी, करेक्ट। तो आपके वेलोसिटी में कितना चेंज आया, देख लो यहाँ पे ध्यान से, v डैश स्क्वायर इक्वल v स्क्वायर अपॉन 4, स्क्वायर रूट करो तो v स्क्वायर v हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 2 हो जाएगा, 4 का रूट होता है 2, v बाई 2। तो आपकी नई वेलोसिटी हाफ हो गई, आपकी वेलोसिटी पे आधा इफेक्ट आया है ना, आपकी वेलोसिटी आधी हो गई, दैट्स इट,
Correct, people? A beautiful question coming from the CBSE 9th examination. Very, very beautiful. A lot of schools actually give this question. So I really hope all you guys enjoyed this part also. तो बच्चों 15 मिनट के अंदर में काइनेटिक एनर्जी भी कर लिया. अभी हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ. यार देखो पोटेंशियल एनर्जी है बहुत ज्यादा इजी, ना कोई बड़ी डेरिवेशन ना कोई कुछ, सीधा फॉर्मूला आ जाता है. पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट डेफिनेशन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था. एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोसेस्ड बाय इट्स virtue of its position, configuration, shape, anything, that's potential energy. Potential energy का डेरिवेशन भी आपको याद ही होगा. मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को मैं आपको करके दिखाता हूं जल्दी से. मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के यहां रखना है ना, यहां से उठा के यहां रखना है. कौन करेगा ये? भाई ऑफ कोर्स द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव. और कौन? और कोई नहीं कर सकता. बॉल उठा के वहां रखना है. तो इसको करने के लिए हर्ष जी ऑब्वियसली वर्क करेंगे. काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा ना उन्हें. तो ठीक है, व्हाट इज वर्क? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितना डालेंगे ये हमारा मिनिमम, इनको जो फोर्स डालनी है वो कितनी है? मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स व्हिच हर्ष हैज टू पुट हियर इज इक्विवेलेंट टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. इतना तो मिनिमम डालना ही पड़ेगा तभी तो उठेगा वो. करेक्ट. अभी इससे ज्यादा कितना डालोगे मुझे नहीं पता भाई, मिनिमम इतना डालना पड़ेगा, इतना मुझे पता है. करेक्ट. एंड वर्क डन एंड वेट इज इक्वल टू mg. दैट्स द अमाउंट ऑफ वेट, दैट्स द अमाउंट ऑफ फोर्स व्हिच ही नीड्स टू पुट इन, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वेट. तो फोर्स इज इक्वल टू नथिंग बट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट mg. और डिस्प्लेसमेंट क्या है? मान लेते हैं हाइट h पे, यहां से यहां उठा रखना है, हाइट है h. तो क्या हो गया? वर्क डन. वर्क डन इज इक्वल टू mgh. तो ये काम करने के लिए वो कुछ ना कुछ एनर्जी तो अप्लाई करेगा ना. उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी. दैट्स इट. ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, उठा के यहां रखा, रेस्ट पे. This is the formula of potential energy which is equal to mgh. I hope all of you guys enjoyed this part as well. मुझे बड़ा मजा आया, काफी इजी होता है mgh का ना. तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों का यूनिट, सिंस दोनों के दोनों एनर्जी हैं, दोनों का ऐसा यूनिट भी जूल ही होगा. हम सब जानते हैं इस बात को. तो जल्दी से एक बार एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक बहुत क्रिटिकल सा क्वेश्चन आता है, ये जो आपके एनसीईआरटी में भी है. आपके पास ये पाथ 1 है, ये आपका पाथ 2 है. इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा है, पार्ट 1 की कि पार्ट 2? चैट में मुझे अभी कभी बताओ. जिन बच्चों ने मेरा पोटेंशियल एनर्जी का सेशन देखा हुआ है उनको इस बारे में पूरा का पूरा ज्ञान होगा, उनको चिंता ही नहीं होगी इस बात की. तो पार्ट 1 और पार्ट 2 पीपल, आई होप यू गाइस गॉट द आइडिया कि भाई पार्ट 1 हो या पार्ट 2, हाइट तो एक ही है ना. ए और बी के बीच में हाइट तो एक ही है. पोटेंशियल एनर्जी इज mgh नॉट mg पाथ, नहीं mgh. हाइट सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी सेम ही रहेगी. लो कर लो बात. पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by the object by virtue of its position or configuration. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इज mgh. पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, इट डिपेंड्स अपॉन द हाइट. करते हैं न्यूमेरिकल इस बात को लेकर. आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, तो पूरी कोशिश करो कि इसका आंसर बी दे दो आप दोबारा. Find the energy possessed by an object of mass 25 kg when it is at a height of 2 meter above the ground given g is equal to 10 meter per second square. पोटेंशियल की पूछा गया आपको, फॉर्मूला इज mgh. मास आपको दिया हुआ है 25, g आपको दिया हुआ है 10 और h आपको दिया हुआ है 2. तो 25 2 50, 50 into 10 is 500 joules. ये तो पक्का मैंने पहले किया होगा ना, मैंने किया ना. नहीं आप ही नहीं क्या होगा, मुझे पता है, पूरा यकीन है. 500 joules is the correct answer. Let's try doing one more question on this. A body of mass 5 kg is taken from a height of 5 meters to 10 meters. Find the increase in potential energy. That's a beautiful question. तो यहाँ पे पहले एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर के हाइट पे था, इसको उठा के 10 मीटर के हाइट पे हमने रख दिया, यहां से उठा के यहां पे रख दिया. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. चेंज क्या होता है? डेल्टा. डेल्टा मींस चेंज. यहां पे मान लेते पोटेंशियल एनर्जी है u2 और यहां पे मान लेते पोटेंशियल एनर्जी है u1. ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल कितनी होगी? u2 माइनस u1. u2 क्या है भाई? m मास सेम है ना, मास तो सेम है 5 kg, g भी सेम है, हाइट है h2, यहाँ पे हाइट है 10 मीटर, h2 माइनस mg h1. सही. तो mg तो कॉमन है, h2 माइनस h1 कर लो. सही. m कितना है? दिया हुआ है 5, g आपको दिया हुआ है 10, h2 आपका है 10 और h1 है 5. 10 माइनस 5 इज 5. आ गया आपका आंसर. 5 is 25, 250 joules, 250 जूल. So what is the change in potential energy? The change in potential energy is, यहाँ पे था आपका something और यहाँ पे था आपका something, दोनों को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया 250 जूल आ गया. अगर आप चाहते हो तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो. आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, फिर दोनों को अलग से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो. वही मैंने यहाँ पे किया है, मैंने वैल्यू डाल के सब्ट्रैक्ट करने के बदले सीधा फॉर्मूला से सब्ट्रैक्ट करके आपको निकाल के दिया है ना. ये भी आपके मजे, यहाँ पे आप अलग तरीके से करके देख लो कैसे होगा. 5 मीटर 5 kg, तो 5 5 25, 25 into 10 250.
वैसे 5 इंटू 10 50 इंटू 10 500, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी आपको 250 आएगा। ठीक है, हो गया, मजा आ गया। 250 जूल्स इज द करेक्ट आंसर। एब्सोल्युटली यस, बल्ले बल्ले। अरे एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी खत्म, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी खत्म। अब सिर्फ बच गया इस पर्टिकुलर टॉपिक में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हम कर लेंगे 10 मिनट बच्चों, तो काफी बढ़िया मस्त जा रहे हैं। मतलब हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से 35 मिनट्स के अंदर 50% of the chapter complete कर दिया। 50%, and that's not a small feat. You guys have done a fantastic job यार, बहुत ही बढ़िया, सुपरली प्राउड। ठीक है, तो हमने समझ लिया फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जिसमें से काइनेटिक है हाफ mv², पोटेंशियल है mgh, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपके में नहीं आती है। अब पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अभी एक और वर्क वाला पार्ट बचा है, सॉरी पावर वाला पार्ट बचा है, हम करते हैं। चलो अब आप लोग भी पानी पी लो थोड़ा, मैं भी थोड़ा पानी पी लेता हूँ। आपके हाथों को थोड़ा रेस्ट दे दो, मैं भी अपने हाथों को थोड़ा रेस्ट दे देता हूं। मजा आ गया पानी पी के। तो बच्चों सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों के वन शॉट सीरीज में मजा आ रहा है, अगर आप लोगों को हमारे बाकी सारे वीडियोस में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, अगर आप लोग चाहते हो कि हमारे साथ लॉन्ग टर्म में जुड़ो, ऐसे ही हर दिन हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक ग्रेड के लिए पढ़ते रहो, कितने बच्चे चाहते हैं? गिव मी क्विक बल्ले बल्ले ऑन द चैट राइट अवे, गिव मी क्विक बल्ले बल्ले ऑन द कमेंट्स आल्सो इफ यू कैन। चाहते हो ना? अगर चाहते हो, उसके अलावा ये भी चाहते हो कि जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो ऑनलाइन एजुकेशन में वो ना हो। कौन कौन से प्रॉब्लम सर? अरे सिंपल सी बात है बच्चों, प्रॉब्लम्स कौन कौन से आपने फेस किए? डाउट्स फेस करते हो आप, डाउट सॉल्व करने की जगह नहीं है, सर नोट्स मिलते हैं नहीं, और उसके बाद टेस्ट एंड असाइनमेंट्स के लिए प्रैक्टिस करने की क्वेश्चंस नहीं है, स्कूल खुलने वाले हैं, तो ये सब तो फिर तो लग गई सर। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड्स का क्या ही करें हम। मूविंग टू चॉइस ऑफ शेड्यूल, हमारे पास शेड्यूल का ऑप्शन नहीं है, हमारे पास लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं है, आप इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाते हो, हमें सिर्फ हिंदी में पढ़ना है, हमें सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना है, ये सारे प्रॉब्लम फेस करते हो, है ना? तो कितने बच्चे यहाँ पे इनमें से कोई एक प्रॉब्लम या इनमें से कुछ प्रॉब्लम, इनमें से सारे प्रॉब्लम फेस करता है? लेट मी नो ऑन द चैट राइट अवे। तो कितने लोग चाहते हैं कि इन सारे प्रॉब्लम्स के बिना पढ़े हर दिन, और उसके अलावा कितने लोग ये चाहते हैं कि हर एक क्लास में आपको सिर्फ पे करना पड़े लेस देन 10 रुपीज? समझ रहे हो बात को? लेस देन 10 रुपीज पे करना पड़े, 10 रुपए से कम पे करना पड़े आपको। थोड़ा थप्पा लगा के देख दो, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, देखो यहां पे ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 रुपए से कम हर एक क्लास, दैट इज लेस देन योर लेस पैकेट। तो क्या ही चीज मैंने बोली? हर दिन मजेदार पढ़ाई, तबाही एकदम। दूसरा, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स ऑनलाइन एजुकेशन। तीसरा, लेस देन 10 रुपीज पर क्लास। कितने बच्चे यहाँ पे? गिव मी क्विक बल्ले बल्ले राइट अवे, गिव मी क्विक बल्ले बल्ले राइट अवे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि मजेदार तो होगी पता है आपको। अगर यूट्यूब में इतना शिद्दत से पढ़ाते हैं तो फिर अगले सेट में तो और शिद्दत से पढ़ाते हैं ना, है कि नहीं? तो अलग बात है, अलग बात है कि शिद्दत हम सब जगह सेम ही रखते हैं, कोई पार्शियलिटी तो कोई नहीं होती। दूसरी बात, इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया वेदांतु ने? यार सिंपल है, वेदांतु ने सबसे पहले ये सोचा कि हमारी कंपनी है बच्चों से बनी हुई, सब बच्चे ही हैं, अगर बच्चे नहीं होंगे तो कंपनी क्या होगी? तो बच्चे सबसे पहले, बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व करो, बात खत्म, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। कैसे? वेदांतु ने बोला आप एक या दो क्लास नहीं, अनलिमिटेड लाइव क्लास लो। यू टेक अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, एंड व्हेन यू टेक अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, इन एवरी सिंगल अनलिमिटेड लाइव क्लास यू विल हैव doubts being solved inside the session. There will be 2 teachers in the class for the first time in the education industry. सबसे पहले हम ही लाए थे कि क्लासेस में 2 टीचर्स होंगे, मास्टर टीचर और क्लास टीचर, और आपके हर एक डाउट को जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है उस सेशन में जो हो रही है उसको क्लास के अंदर ही सॉल्व कर देंगे। उसके बाद एक और इनोवेशन जो वेदांतु ये ला पाया कि हर एक सेशन विल बी रिकॉर्डेड। दैट्स नॉट द इनोवेशन, द इनोवेशन इज कि उस रिकॉर्डेड वीडियो में भी जो भी आप क्विज़ेस खेलोगे, जो भी आप लीडर बोर्ड्स पे आओगे, वो रिकॉर्डेड वीडियो में भी आ सकते हो, लाइव सेशन में सिर्फ नहीं। यानी कि इमेजिन करो कि जैसे अभी आप इस सेशन को देख रहे हो, ये रिकॉर्डेड वीडियो है ना, ये एक प्रीमियर्ड वीडियो है, लाइव वीडियो नहीं है। इमेजिन करो कि इस वीडियो में भी आप क्विज़ेस खेल पाते, ये वहां पे हो सकती है। मजेदार राइट? अरे भाई सही, कातिलाना एकदम, है कि नहीं? तो ये वहां पे हो सकती है। उसके अलावा सारे रिकॉर्डेड हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो, और नोट्स आपको टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स के साथ मिल जाएंगे, जैसे जो भी आज मैंने लिखा उसके साथ आपको मिल जाएंगे। कितनी बढ़िया बात, करेक्ट? नोट्स भी सॉर्टेड,
अब बात आती है टेस्ट एंड असाइनमेंट्स की. आफ्टर एवरी चैप्टर, आफ्टर एवरी सेशन यू विल बी हैविंग असाइनमेंट्स एंड टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, क्वार्टरली टेस्ट, मंथली टेस्ट. सो यू कैन हैव एन नंबर ऑफ टेस्ट एंड प्रैक्टिसेस. आपके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को, आपके सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को, आपके प्रीवियस ईयर नाइन्थ स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को सब मिलाकर ये सारे टेस्ट एंड असाइनमेंट्स बनते हैं ताकि आप लोग जोर लगा के प्रैक्टिस करो, है ना. तो ये भी हो गया. फिर बात आ रही है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कैसे, एनटीएससी, ओलंपियाड वगैरह. तो वेदांतु में हर एक क्रैश कोर्स जो इन पे बेस्ड होता है, हर एक क्रैश कोर्स वेदांतु प्रो सब्सक्राइबर के लिए फ्री होता है. Every Vedan has free crash courses based on Olympiads and NTSC, जो भी वेदांतु का होगा. Then more than that, 5,000 plus micro courses is going to be absolutely free for a Vedantu Pro subscriber. ये माइक्रो कोर्सेज क्या है यार? सिंपल सी बात है, मैंने आपको हमेशा ये डायलॉग बोला है कि मान लेते हैं कि आप एनटीएससी के एग्जाम दे रहे हो. एनटीएससी का सिलेबस है 6 to 10th का, ठीक है, 6 to 10 का सिलेबस है. तो आप 9th में फिलहाल कैसे बढ़ेगा 6th का? डरने की बात नहीं है. वेदांतु ने फर्स्ट ग्रेड से लेकर 12th ग्रेड तक हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का छोटा छोटा वीडियो मॉडल बना के रखा है अलॉन्ग विद क्विजेस एंड लीडर बोर्ड्स. तो जाओ चैप्टर को पढ़ो, फ्री आपके लिए भाई. 5,000 प्लस माइक्रो कोर्सेज, व्हाट एल्स डू यू गाइस नीड, है ना. मजेदार बात, बहुत बढ़िया. अब बात आती है कि आप जो टेस्ट एंड असाइनमेंट्स देते हो उसमें भी आपके पास आपको दिया जाता है परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जिसमें ये पता चलता है कि आपने पहले कैसे किया था टेस्ट में, अब कैसा कर रहे हो और कैसे और इंप्रूव हो सकते हो. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग इंप्रूव कैसे हो सकते हो. ये अगर कोई बताने वाला हो जाए ना तो मजा आ जाए यार. तो ये वेदांतु कर देते हैं आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स के साथ. तो इन सब चीजें जब हो जाते हैं तो आपको पर्सनलाइज अटेंशन मिल जाता है. मतलब आपके बेनिफिट के लिए, आपके लिए होती है चीज, सिर्फ आपके लिए, है कि नहीं. उसके बाद आपके पास अब बात आती है शेड्यूल की. आपके पास ऑप्शन होंगे कि कौन सा शेड्यूल आपको चूज करना है. उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन होगी कि कौन सा लैंग्वेज चूज करना है, कि आपको इंग्लिश में पढ़नी है कि आपको हिंदी में पढ़नी है. ये ऑप्शन भी आपके पास होगा. तो पीपल, if in case you want to get into it and if in case you want to be a part of Vedantu in this particular way by solving all your problems, then this is the link. You just have to go to vdnt.in/ytpro. अब मैंने आपको लिंक तो दे दिया, प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा दिया, लेकिन मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि 10 रुपए से कम कैसे हो सकता है. बताता हूं यहाँ पे 2 मिनट में. vdnt.in/ytpro, जैसे इस लिंक पे आप जाओगे आपको मिल जाएगा ये पार्ट. यहाँ पे अपना ग्रेड चूज करो, 9th ग्रेड, बोर्ड चूज करो सीबीएसई, और जैसे चूज करोगे ये खुल जाएगा. तो इसको ध्यान से पढ़ना, जो भी मैंने आपको बताया डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है. जब तसल्ली हो जाए पढ़ने के बाद, गो एंड हिट द गेट सब्सक्रिप्शन बटन. कोई भी डाउट मत छोड़ना दिमाग में, हर एक चीज को तहे दिल से पढ़ना ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या चीज होने वाली है. गेट सब्सक्रिप्शन करने के बाद आपके पास ये चीजें खुल जाएगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स. 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 3 महीने का, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन. अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इसमें कौन सा लेना है. तो अगर आप मुझसे पूछो, मैं आपको क्लियरली बता सकता हूं कि यहाँ पे फीचर्स में कोई डिफरेंस नहीं है. 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने में मैंने आपको जो भी फीचर्स बताया वो सब कुछ होने वाले हैं. बहुत सारी अमेजिंग थिंग्स हैं, कोई डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस क्या है? पैसों का. और जैसे मैंने हर बार कहा है, एज अ किड, एज अ स्टूडेंट, इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रिड्यूस डाउन द बर्डन ऑन माई पेरेंट्स अबाउट माई फाइनेंस रिगार्डिंग एजुकेशन. उनसे पैसे कम खर्च करवाने हैं. तो मैं सैल्यूट मारता हूं उन सारे बच्चों को जो इनके बेसिस में अपना पूरा 100% देते. करेक्ट. तो अब मुझे ये बताना है आपको कि इन सब में मॉनेटरी बेनिफिट कौन सा है, सबसे बेहतरीन कौन सी है. देखो अभी ध्यान से. तो मान लेते हैं बच्चों की 1 महीने का जो सब्सक्रिप्शन कोर्स है वो है 2,700. 2,700 into 3 is 8,100. 2,700 into 6 is 16,200. क्या ये आपका प्राइस है? द आंसर इज नो. ये आपका प्राइस होगा. 1 महीने का 2,700, 3 महीने का 8,000 के बदले 7,000, 6 महीने का 16,200 के बदले 11,500, 11,500. But is that your final price? The answer is no. When you apply my coupon code which is AKPro, when you apply my coupon code which is AKPro, आपका डिस्काउंट और बढ़ जाता है. कितना हो जाता है भाई? देखो ध्यान से. यहां पे 2,700 के बदले 1 महीने के लिए आप पे करते हो 2,300. 3 महीने के लिए इंस्टेड ऑफ 8,000 आप पे करते हो 6,000. 2,000 रुपए का स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्काउंट. अगर आप 6 महीने का लेते हो तो आपको मिलता है 9,800. 16,500 से 9,800. कैन यू इमेजिन द डिफरेंस? ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज का डिस्काउंट मांगते हैं. ये आपके फाइनल प्राइसेस है. ये कैसे आपके लिए पर क्लास 10 रुपए से कम पड़ेंगे दिखाता हूं मैं. ठीक है. मान लेते हैं आपके पास 6 सब्जेक्ट है. क्या क्या भाई? एसएसटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स. 6 सब्जेक्ट है. हर दिन 8 क्लासेस लोगे आप. 8 क्लासेस एवरी डे. सो बेटिंग 8 क्लासेस एवरी डे इन अ वीक. देयर आर 6 days a week. So 8 into 6, 48 क्लासेस. राउंड ऑफ कर देते हैं 50 क्लासेस. क्यों भाई? क्योंकि मैं हर सर नहीं हूं, मेरे को मैथ्स नहीं आता. 50 क्लासेस इन अ वीक. अगर 50 क्लास ले रहे हो एक हफ्ते में तो एक महीने में कितना लोगे? देयर आर 4 weeks in a month, so you'll be taking 200 classes in a month. So if you're taking 200 classes in a month, इस 200 क्लासेस को इससे डिवाइड कर दो. पर क्लास ऐसा मिल जाएगा आपको. अगर 3 महीने में कितनी क्लासेस लोगे? 200 into 3, 600 classes in 3 months. 200 into 6,
1200 क्लासेस इन 6 मंथ्स। हमारे यहाँ पे बच्चे, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि आपके पास ऑप्शन अनलिमिटेड क्लासेस लेने का है। 8 क्लासेस नहीं, अनलिमिटेड ले सकते हो। मैं सिर्फ 8 क्लासेस कंसिडर कर रहा हूँ फॉर मैथमेटिक्स। जब आप इनको सॉल्व कर दोगे आपके पास आंसर आ जाएगा ये 11 रुपए 1 महीने कोर्स पर क्लास, कंसिडरिंग 8 क्लासेस पर डे। 10 ले लिया तो और कम, जितने ज्यादा क्लासेस लोगे उतना ज्यादा आपका फ्री बनता जाएगा कोर्स, उतना ज्यादा फ्री बनता जाएगा। 3 महीने का 9 रुपए पर क्लास, 6 महीने का 8 रुपए पर क्लास। जितना ज्यादा क्लास लेते जाओगे, मान लो 1200 के बदले आपने 1500 कर दिया, 1200 क्लास के बदले 1500 क्लास कर दिया, और कम हो गया ना, 5 रुपए पे आ जाएगा, फिर 4 रुपए 3 रुपए पे आ जाएगी बात। यानी कि लेसर देन योर लेस पैकेट, लेसर देन योर डेयरी मिल्क, लेसर देन लॉट ऑफ स्टफ। तो यानी कि अगर 1 महीने ये सब नहीं खाओगे, 3 महीने ये सब नहीं खाओगे, 6 महीने ये सब नहीं करोगे, या जो भी ऐसी आप चीज करते हो, आप लोग बता दो मुझे 10 रुपए का क्या करते हो, वो 6 महीने के लिए मत करो। फ्री एजुकेशन, बात खत्म। एंड नॉट टू बाय एनीवन, बाय द बेस्ट ऑफ द टीचर्स ऑफ इन द एंटायर कंट्री। एंड यू एग्री टू ऑन दैट, है ना? Great. Let's move on right now. So VD80.in/YTPro people and my coupon code is AKPro. Let me know on the chat right now कितने बच्चे यहाँ पे जाने वाले हैं सब्सक्रिप्शन में अभी के अभी। गिव मी क्विक बल्ले बल्ले। इसी के साथ चालू करते हैं हमारे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। करेक्ट? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है भाई? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब इस बात का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है आपके टेक्स्ट बुक में, है ना? वो डेरिवेशन अभी हम करेंगे, क्योंकि ये डेरिवेशन 3 से 5 मार्क्स के लिए आता है आप लोगों को इन योर एग्जामिनेशन। तो मैं नहीं चाहता कि ये छूट जाए। मैंने किया हुआ डिटेल में दूसरे सेशन में, आप चाहो तो देख लेना, लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ। जल्दी जल्दी कर देंगे, कोई चिंता नहीं है। डिटेल में तो वहां पे देख लेना, अब यहाँ पे तो मैं रिविजन कर रहे हैं तो भगा देंगे, कोई चिंता नहीं, ठीक है? मान लेते कि यहाँ पे एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल को मैंने पकड़ा हुआ था और मैंने अचानक से छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। जब फुटबॉल को मैंने पकड़ा था, इनिशियल वेलोसिटी भी 0, फिर मैं उसको छोड़ दिया। छोड़ा तो उसने हाइट कितना कवर कर दिया? हाइट h कवर कर दिया। करेक्ट? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फुटबॉल की जो एनर्जी थी यहां पे उतनी होनी चाहिए एनर्जी हर एक पोजीशन में, बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो फुटबॉल पे क्या एनर्जी है यहाँ पे? ऑब्वियसली मैकेनिकल एनर्जी है। तो मैकेनिकल जो मैं लिख दूंगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब हमें पता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये होती है मेरी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, समय पता है? करेक्ट? तो यानी कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाल दूं, मुझे टोटल मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी, और मैं ये प्रूव कर पाऊंगा कि हर एक पोजीशन पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल है। प्रूव करके दिखाऊं टीएमई इक्वल है कैसे? देखो ध्यान से। सबसे पहले पॉइंट ए ले लेते हैं, इस पॉइंट पे ले लेते हैं, ठीक है? इस पॉइंट पे यार ऑब्जेक्ट तो स्टेशनरी है, मैंने अब तक छोड़ा नहीं है, ऑब्जेक्ट तो स्टेशनरी है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? मान लेते हैं फुटबॉल का मास है m, g तो हो गई, और कितनी हाइट है? h। तो पॉइंट ए पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक 0 है तो पोटेंशियल है mgh। दैट्स योर टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि पॉइंट बी पे भी पॉइंट सी पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू mgh है, तो भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव्ड मैथमेटिकली। करेक्ट? देखो अभी तो बी पे प्रूव करने से पहले मैं सी पे प्रूव कर देता हूं, ठीक है? सी कहां पे है? मेरा जो फुटबॉल है वो अभी तक जमीन पे टच नहीं हुआ है, बस 1 इंच ऊपर है, जस्ट टच करने वाला है। तो यानी कि इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। क्यों? क्योंकि हाइट तो नेग्लिजिबल हो गया ना, अभी जस्ट टच करने वाला है ग्राउंड से, तो हाइट नेग्लिजिबल होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे? देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ mv²। यार v² कहां से मिलेगा मुझे? m तो मास तो m ही है, v² कहां से मिलेगा? अगेन इक्वेशंस ऑफ मोशन, कौन सा इस्तेमाल करूं? v² किस फॉर्मूला में आता है यार? थर्ड इक्वेशन, v² माइनस v² इक्वल टू 2as। करो तो v² एट c पे v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। करेक्ट? यहाँ पे v² निकालो आप, u² तो 0 है, u तो 0 आपको पता था, हमने स्टार्टिंग से इनिशियल वेलोसिटी 0 लिया। v² इज इक्वल टू 2as। करेक्ट? सो v² विल बी इक्वल टू 2as। a क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट नीचे गिर रही है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो इंस्टेड ऑफ a आई राइट डाउन g। और कितना हाइट ट्रैवल किया मेरा ऑब्जेक्ट ने? a से c पे हाइट है h, तो डिस्प्लेसमेंट इज h, तो v² इज इक्वल टू 2gh। करेक्ट? लिख दो वहां पे भाई। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ m, v² के बदले मैंने लिख दिया 2gh। 2 2 कट गया,
काइनेटिक एनर्जी आ गई mgh। तो एट पॉइंट सी मेरी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक इज mgh एंड पोटेंशियल इज 0। ये तो ऑलरेडी 0 है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी mgh। अगेन प्रूवन, एट पॉइंट सी पे मैंने प्रूव कर दिया कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी 0 है। अब बस एक पॉइंट बच गया, ऊपर और नीचे प्रूव कर दिया, बीच में ही प्रूव कर दो कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी 0 है, मतलब mgh है, फिर तो बात खत्म है ना। तो पॉइंट बी पे निकालते हैं। पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए मेरे ऑब्जेक्ट यहां से यहां मूव हुई, तो मैंने मान लिया उसको x है। डिस्प्लेसमेंट क्या, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक x, और पॉइंट बी का जमीन से कितना डिस्टेंस है, अगर ये टोटल h डिस्टेंस है और इतना x खा चुका है, कितना बच गया, h माइनस x। जमीन से मेरा पॉइंट बी h माइनस x हाइट पे, ठीक है। चलो अभी ध्यान से, ओके। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगेन दोबारा कि क्या होता है, इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। निकालो एट पॉइंट बी, निकालते हैं, ध्यान से देखो, बहुत मजा आएगा, ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा, गॉड लेवल है, ठीक है। एट पॉइंट बी काइनेटिक एनर्जी निकालना है, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर यहां पे भी नहीं है मेरे पास, वी स्क्वायर निकाल देते हैं। फॉर एट पॉइंट बी वी स्क्वायर कितना होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सेम फॉर्मूला। यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट है मेरे ऑब्जेक्ट का, मेरे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है a से b, x है मेरा डिस्प्लेसमेंट, और a g है, और u स्क्वायर तो 0 है, तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2gx। ओके, सो लिख दो यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ m इंटू 2gx। 2 कट गया, mgx। k मेरा कितना है, mgx, लिख दो यहाँ पे, k इज इक्वल टू mgx। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है मेरी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, mg, लेकिन हाइट कितनी है यहाँ पे, हाइट है पॉइंट बी की h माइनस एक्स। h माइनस एक्स हाइट पे मेरा ना ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया h माइनस एक्स। अभी ब्रैकेट खोलो, मजा आएगा, देखो फिर mgx इज इक्वल टू प्लस mgh माइनस mgx, ब्रैकेट खोल दिया मैंने, mgh इंटू mg माइनस एक्स, करेक्ट। mgx और ये mgx कैंसिल हो गया, टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपको दोबारा आ गई एज mgh। प्रूव कर दिया भाई, प्रूव कर दिया। एट पॉइंट बी भी हमने ये प्रूव कर दिया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। दिस हाउ यू वेरी इजीली, तो हमें कितना वक्त दिया यहाँ पे, मेरे ख्याल से हमने सिर्फ यहाँ पे 5 मिनट लिया। ये 3 या 5 मार्क्स से सवाल किया था, मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए बता रहा था, जो आप लोग करोगे ये 3 या 5 मार्क्स का सवाल आप 2 मिनट में कर लोगे, और 2 मिनट में अगर कर लेते हो 3 या 5 मार्क्स, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो अपने आप के लिए तालियां मारो बच्चों, अपने आप के लिए तालियां मारो, बचा दिया आपने, ठीक है बच्चों। तो बल्ले बल्ले फ्रॉम माय साइड, यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा हमने कहा, ऊपर काइनेटिक एनर्जी 0, mgh यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम mgh और पोटेंशियल एनर्जी 0, बीच में दोनों की कुछ वैल्यूज है। तो ये चीज प्रूव करती है कि टोटल जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी था वो यहां तक पहुंचते पहुंचते काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, है ना। तो यानी कि व्हेन माय पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, व्हेन माय काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। That's how they conserve each other. That's how total mechanical energy remains constant. They just keep transforming. खत्म। अब कर लेते हैं क्वेश्चन दोबारा, 2 क्वेश्चन करेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी से, नहीं 1 क्वेश्चन करेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी से। देखो यहाँ पे, a hammer of mass 1 kg falls freely from a height of 2 meter. Calculate the velocity and the kinetic energy of the hammer just before it touches the ground. है ना, बहुत बढ़िया। तो यार पहले मैं काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मुझे चाहिए होता है मास और वेलोसिटी। वेलोसिटी दी नहीं गई है, क्या दिया गया है, मास इज इक्वल टू 1 kg, और आपको दिया हुआ है हाइट इज इक्वल टू 2 मीटर, और मैं अज्यूम कर सकता हूं कि g है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यार मेरे को तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालूं मैं फिर, अभी तो पढ़ा हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मेरी ऑब्जेक्ट इस हाइट पे है, 2 मीटर हाइट पे है, इसको जब मैंने छोड़ा वो पहुंचेगा जमीन पे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैमर जस्ट बिफोर इट टचेस द ग्राउंड, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसके पास वो भी mgh ही होगी ना, है ना। तो यानी कि क्योंकि सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई जैसे जमीन पे पहुंचा वो, तो फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी mgh हो गया यहाँ पे, है ना। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल दूं उस पर्टिकुलर हाइट में, दैट विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। बस है आपके पास, मास इज 1, g is 10, h is 2, the answer is 20 joules. So 20 joules is also equal to your kinetic energy. तो यानी कि 20 जूल आपका करेक्ट आंसर है, यहाँ पे भी 20 है भाई, तो ये और ये गलत। अब देखो पहला पार्ट, काइनेटिक एनर्जी तो मिल गया आपके पास, अब हाफ mv स्क्वायर का वैल्यू भाई सिंपल, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 k अपॉन m,
2 into 20 divided by m is how much? 1. So 40. So V is equal to root of 40. How much is that? V is equal to root of 40 कितना होगा यार? 40, 2, 20, 10, 5, 1. So 2 root 10 meter per second. 2 root 10 somewhere about 3 point something होता है, 3.7 something होता है ना root 10. तो 3.6 और 3.6 क्या होगा? तो 3.6 into 2 somewhere about 6.4 something. 6 point, हाँ ये ऑप्शन आपके पास 6.32 वाला करेक्ट. वैसे आपको ये डेसिमल में डालने की जरूरत नहीं है, आप 2 root 10 मीटर पर सेकंड भी लिख देते हो सही है, मिल जाएगा आपको है ना. तो बच्चों कर लो बात, हो गया बल्ले बल्ले, गिव मी क्विक बल्ले बल्ले इफ इन केस यू वर एबल टू सॉल्व इट बिफोर मी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो बच्चों इन टोटल मेरे ख्याल से अभी 55 मिनट्स हो चुके हैं सेशन को स्टार्ट हुए, और 55 मिनट्स के अंदर हमने कर लिया 90% सवाल. हो गया भाई, मजा आ गया करके, पूरा मजा आ गया है कि नहीं. एक और सवाल कर लेते हैं, फिर हम सीधा जाएंगे हमारे आखिरी टॉपिक पे थोड़े, जो है पावर. पावर तो भाई 5 मिनट का बात है ना. चलो देखो यहां से, a ball of mass 0.2 kg is thrown vertically upwards with an initial velocity of 20 meters per second. Calculate the maximum potential energy it gains as it goes up. The kinetic energy with which you throw the ball, that is going to be the potential energy at the maximum height. Correct? So kinetic energy निकाल दो. Kinetic energy is equal to half mv square. half m कितना है भाई? 0.2. Velocity 20 का स्क्वायर होता है 400. Correct? तो 0.1 into 400 is 40 joules. Which will equal to potential energy. खत्म. करा मेरे से पहले करा आपने? नहीं ना. 40 joules is the correct answer people. We are into the power concept. अब देखते हैं जैसे कैसे हम 5 मिनट में पावर कॉन्सेप्ट भी कर लेंगे बहुत ही जल्दी. पावर कॉन्सेप्ट तो यार 5 मिनट से पहले हो जाए. कैसे बताओ पावर क्या होता है? कोई भी दुनिया में कोई भी जगह पे पावर क्या होती है? पावर इज कितने तेजी से आप कोई काम कर सकते हो. जैसे मैंने कहा कि मैंने ना 10 मीटर दौड़ा 5 सेकंड में, ये मेरी पावर है. हर्ष सर दौड़ते हैं 10 मीटर 2 सेकंड में, मुझसे ज्यादा पावर है उनकी. सिंपल ऐसा है. करेक्ट. तो पावर क्या होता है? जितना जल्दी आप काम कर सकते हो, जितने कम सेकंड में, उतनी ज्यादा आपकी पावर होगी. जितना कम काम करोगे ज्यादा टाइम में, उतना कम पावर होगा आपका. गेट द पॉइंट? सो व्हाट इज पावर? पावर टेल्स यू द रेट ऑफ डूइंग वर्क, एट व्हाट रेट यू आर डूइंग सम वर्क. कितना जल्दी काम करते हो, कितना कम काम. जैसे स्पीड होती है, स्पीड आपको यह बताता है कि आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हो, कितने कम टाइम में या कितने ज्यादा टाइम में. रेट बताती है आपको, आपके ट्रैवलिंग रेट बताती है. वैसे पावर आपको आपका वर्क का रेट बताता है. तो यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम अगर मैं करूंगा मुझे मिल जाएगा पावर. वर्क डन अपॉन टाइम. अब वर्क डन अपॉन टाइम अगर मेरा पावर है, वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो यानी कि मेरा पावर का ऐसा यूनिट हो गया जूल्स पर सेकंड. लेकिन क्या मैं इसको जूल्स पर सेकंड बुलाता हूं? नहीं. ऐसा यूनिट ऑफ पावर कम्स आउट टू बी वॉट. व्हाई वॉट्स? Because the person who contributed a lot in the concept of power is no one else but James Watt. तो उनको ऑनर करने के लिए दोबारा हमने यहां पे जूल्स पर सेकंड के बदले वॉट लिख दिया. बस खत्म. पावर खत्म. 5 मिनट 3 मिनट लगे 3 मिनट. ओके. कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर दैट कैन लिफ्ट 800 kg of water to store in a tank at a height of 1500 cm in 20 seconds. Oh my god. पावर निकालना है. क्या दिया है, क्या लिखते हैं? कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर दैट कैन लिफ्ट 800 kg. अच्छा, मेरे पास मास दी गई है 800 kg. ठीक है, और क्या दिया हुआ है? ऑफ वाटर टू स्टोर इन ए टैंक एट हाइट ऑफ 1500 सेंटीमीटर. हाइट दिया हुआ है आपको 1500 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर में 1.5 मीटर. नहीं यार 15 मीटर, माय मिस्टेक. 15 मीटर है ना. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? टाइम दी गई है 20 सेकेंड और आपको जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी कि आपको पूछा जा रहा है कि आपके पास एक मोटर है, मोटर को पानी उठाना है 15 मीटर हाइट पे, तो उसकी पावर कितनी होनी पड़ेगी? वैलिड क्वेश्चन. पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम. यार वर्क डन तो नहीं है, mgh है, लेकिन निकल जाएगा ना. अरे mgh, क्योंकि वर्क डन हो सकता है mgh अपॉन टाइम. m कितना दिया हुआ है आपको? m दिया हुआ है 800, g दिया हुआ है 10, h दिया हुआ है 15, टाइम दिया हुआ है 20. 10 1s are 10 2s are 2 1s are 2 400. सही. सो पावर विल बी इक्वल टू 15 4s is 60 और साथ में 2 0 और तो 6000 वाट.
या तो पावर इज इक्वल टू 6 किलोवाट्स, 6 किलोवाट्स। ऑप्शन सी मिला आपको कि मुझे गलत आया? सी है सही। ये so we're done with the concept of power also people in lesser than 5 minutes. We are now into the last and the final topic for today. बहुत अच्छा लग रहा है 1 घंटे के अंदर खत्म करते हुए। खत्म हुआ नहीं है वैसे, 5 मिनट और लग जाएंगे क्योंकि हम जा रहे हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पे, हमारे आज के आखिरी टॉपिक। This is the last topic for today and a very fabulous topic and a very important one also. So I hope all of you guys are here completing this topic with me. हर एक बच्चा जो स्टार्टिंग से मेरे सेशन में इस पर्टिकुलर सेशन में है, मचा रहा है हर एक सवाल के साथ और करते जा रहा है, आप अपना बेस्ट देते जा रहा है। गिव मी क्विक बल्ले बल्ले। I respect you all if you watched the entire session with me and did your best. Give me quick बल्ले बल्ले and a thumbs up. ठीक है पीपल, हिट द लाइक बटन इफ इन केस यू हैवंट येट। तो मेरे ख्याल से अब तक तो भाई 1000-2000 लाइक्स हो चुके होने चाहिए क्योंकि हमने पूरा चैप्टर कर लिया और बहुत सारे बच्चे होने चाहिए यहाँ पे मेरे ख्याल से। तो 1000-2000 लाइक्स क्रॉस कर दिया ना हमने, नहीं किया तो कर दो अभी। सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आपने नहीं किया अभी तक तो करो 500,000 सब्सक्राइबर्स भी हो जाने चाहिए इस वीडियो से। चलो जल्दी से, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, क्यों होती है, पहले समझते हैं। यार देखो, जूल है बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी। मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था हमारे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पावर का, जो मेरा एक सेपरेट सेशन था, मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था। आप एक बार उस सेशन को जरूर देख लेना। हमने ये प्रूव किया था कि आपका ये जो छोटा सा फैन है वो 1 साल में करोड़ों जूल्स, 1 साल में क्या यार, हाँ 1 साल में करोड़ों जूल्स, ऐसा नंबर जो शायद आपने, वो होता है ना मतलब नोट, जो आपके पैसे होते हैं, पैसों के नोट में नंबर लिखा होता है ना बड़ा सा, वैसा उससे भी बड़ा नंबर, उतना जूल्स लेता है ये। तो मान लो कि आप किसी अपने दोस्त को बता रहे हो कि मेरा फैन जो है ना 1 लाख करोड़ 2 लाख 300,000 506 जूल्स एनर्जी लेता है। वेरी वियर्ड है ना। तो इसलिए जूल्स को हम सिर्फ ऐसा यूनिट मानते हैं एनर्जी का, कमर्शियल यूनिट नहीं। कमर्शियल यूनिट का मतलब होता है जो कमर्शियली यूज कर सकते हैं, पैसों के लेन देन में, बातें करने में, है ना। तो वो जो यूनिट है वो कौन सा यूनिट है हमारा, किलोवाट आवर, KWH, किलोवाट आवर, ठीक है। यानी किलोवाट आवर भी आपकी एनर्जी की यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। जूल भी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। तो इन दोनों में कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए ना, क्योंकि किलोमीटर और मीटर दोनों डिस्टेंस के यूनिट है, माइक्रो सेकंड दोनों टाइम के यूनिट है। इन सब में रिलेशन है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 10/6 सेकंड्स इज इक्वल टू 1 माइक्रो सेकंड, 10⁻6 सेकंड इज इक्वल टू 1 माइक्रो सेकंड, राइट। आई होप यू गेट माय पॉइंट। तो किलोवाट आवर में और जूल्स में भी कोई रिलेशनशिप होना चाहिए, बिल्कुल है। देखो ध्यान से, वो डेरिवेशन, ये डेरिवेशन में करने वाला हूं, ये आता है आपको 3 मार्क्स में, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही क्यूट सा डेरिवेशन। क्या है आपका, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, क्या होता है, किलोवाट आवर को पहले मैं वॉट आवर में कन्वर्ट करता हूं, किलो से वॉट आवर में लाता हूं। 1 किलो इज 1000, करेक्ट। सो 1000 वॉट आवर्स, सही। अब घंटे को चेंज करते हैं सेकंड्स में। 1 hour is equal to 3600 seconds. So 1000 watts into 3600 seconds. कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 3.6 into 10/6 watt seconds. That is your 1 kilowatt hour. Watts क्या होती है, अभी हमने देखा था कि पावर की यूनिट होती है वॉट। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन इज इक्वल टू जूल्स, और टाइम आपका सेकंड्स में होता है, और इस जूल्स पर सेकंड्स को मैं वॉट्स कहता हूं। तो वॉट के बदले में क्या लिख सकता हूं, जूल्स पर सेकंड। 3.6 into 10/6 जूल्स पर सेकंड, और ये सेकंड कट गया, कितना आ गया, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10/6 जूल्स। जैसे 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, वैसे 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 into 10/6 जूल्स। आ गया बात। ये डेरिवेशन आते हैं 3 मार्क्स के लिए। कितना इजी, बहुत ही इजी है ना। बस इसको ध्यान में रखना है बच्चों, और जाना है हमारे सीधे फाइनल माइंड मैप पे। हर एक पार्ट हमने कर लिया है, वर्क डन का पार्ट कर लिया है, एनर्जी का पार्ट कर लिया है, पावर का पार्ट कर लिया है। तो बच्चों इसका जल्दी से ले लो एक स्क्रीनशॉट और दिमाग में बसा दो। चाहो तो प्रिंट आउट ले लेना, अपने रूम में चिपका देना वॉल पे। ले लिया, ऐसे कैसे ले रहे हो भाई, हमारा भी फोटो लो, हमारा भी दीवार में फोटो आना चाहिए। दीवार में चिपका के फोटो भेजना मुझे जरूर, ईमेल आईडी दिखाऊंगा मैं, ठीक है। आखिरी सवाल आज का, बहुत ही बेहतरीन सेशन के बाद आज का हमारा आखिरी सवाल। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 1000 वॉट इज यूज्ड फॉर 2 hours इन अ डे। अच्छा, क्या बोला गया भाई, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 1000 वॉट, पावर दी गई है आपको 1000 वॉट, इज यूज्ड फॉर 2 hours इन अ डे। टाइम दिया हुआ है 2 घंटे पर दिन, हाँ,
व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इट फॉर अ मंथ ऑफ 28 डेज। मतलब टोटल टाइम 2 आवर नहीं है, 2 घंटे फॉर 28 डेज, सो मल्टीप्लाई इनटू 28, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 56 आवर्स, है ना। टोटल टाइम तो 56 आवर्स हो गई। अब हमें निकालना है कॉस्ट। कॉस्ट कैसे निकालते हैं बताता हूं। पहले एनर्जी निकालो किलोवाट आवर में, फिर दिखाता हूं कॉस्ट कैसे निकालते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। क्यों भाई, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन इज एनर्जी, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, खत्म। पावर कितना दिया 1000, टाइम कितना दिया हुआ है 56000 वॉट आवर ना, वॉट आवर्स, करेक्ट। कन्वर्ट कर दो किलोवाट आवर में, क्योंकि एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या है किलोवाट आवर, सो 56 किलोवाट आवर, ये होगी आपकी एनर्जी। अब पूछा क्या क्वेश्चन में, what is the cost of using it for a month of 28 days if 1 unit costs 3 rupees। वो एक यूनिट अगर 3 रुपए कॉस्ट करता है तो आपके 28 डेज के लिए कितना पैसा लगेगा, ये पूछा गया। आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने की बात की गई है, लेकिन ये यूनिट क्या होता है, ये यूनिट क्या होता है, वो एक यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर। 1 यूनिट इज 1 किलोवाट आवर। तो 56 किलोवाट आवर के लिए अगर एक यूनिट 3 रुपए का होता है तो 56 यूनिट इंटू 3 कर दूंगा तो मुझे 56 यूनिट्स के कॉस्ट मिल जाएगी, है ना। तो कॉस्ट इज इक्वल टू एनर्जी इंटू कॉस्ट पर यूनिट, विच इज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एनर्जी कितनी है भाई 56 है इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 3 18 1 के 168। खत्म, चैप्टर खत्म बच्चों, चैप्टर पूरा का पूरा खत्म। 168 rupees is the correct answer and that's your homework today. I really want all of you guys to take a step back and think about what amazing things we did today, people. What amazing things, isn't it? So I really want अरे पसीना आ गया मेरे बालों से पसीना निकल रहा है। अरे हे भगवान, मजा आ गया आज, मजा आ गया, है ना। तो बहुत मजा आया। 1 घंटा और 10 मिनट के अंदर हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। 10 मिनट तो हमारे पिचिंग में कैसे लगे थे, 10 मिनट हमने बताया आपको हमारे कोर्सेज के बारे में वगैरह, तो 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर खत्म कर लिया हमने, ये है ना। अभी आप लोग सोच रहे होंगे सर फिर आपने इतने लंबे लंबे सेशन क्यों लिए थे, क्योंकि मैं वहां पे डिटेल में गया था यार, और इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस भी कर रहे थे, डाउट्स भी लिए थे। तो बच्चों बहुत ज्यादा मजा आया। सो डू लेट मी नो इफ इन केस यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। ये हमारे होमवर्क में आपको कहाँ पे बताना है, होमवर्क कमेंट्स में बतानी है आपको। कमेंट्स में होमवर्क का जवाब आ जाना चाहिए, और आपको मुझे ये भी बताना है कि आप क्या मुझसे अभी भी इतना ही प्यार करते हो, और सेशन को भी प्यार किया आपने, एंड मी। Also do let me know if in case you have any doubts from this particular chapter, we'll try to solve it in your comment section itself, है ना। बताना जरूर मेरे को बच्चों, बताना जरूर। और आपको एक छोटी सी चीज और याद दिला देता हूं कि ये है हमारा लिंक और ये है हमारा कूपन कोड vdnt.in/ytpro, और कूपन कोड इज AKPro। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टुडे इटसेल्फ, क्योंकि जो ऑफर्स हैं बहुत ज्यादा टिकते नहीं है, तो करो पूरी मेहनत, जुड़ जाओ। और आपको मैंने बता ही दिया कि फ्री कैसे हो सकता है। तो जो बच्चे लेट ज्वाइन किए थे देख लेना बीच में कि कितना मजा आया हमें, ठीक है, और कैसे ₹10 पर सेशन आप ले सकते हो, लेस देन ₹10 पर सेशन, ठीक है, ऑलमोस्ट फ्री, देख लेना। That's it, people. That's it for today. I really hope all of you guys enjoyed this session. It really means a lot, all of you guys coming here and participating in these sessions and giving your love and support really means a lot. So hit the like button if in case you haven't, subscribe to the channel, put down the comments, all the things which I told you, and share this video as much as you can. Subscribe to the channel and hit that bell icon so that you can be notified about each and every session out there. तो बहुत अच्छा लगा मुझे बच्चों। रात के 12:35 हो रहे हैं, एक और वीडियो रिकॉर्ड करना है। चलते हैं बच्चों, बाय बाय, टेक केयर पीपल, एंजॉय योर लाइफ, अंटिल मीट द नेक्स्ट टाइम, दिस इज अभिषेक signing off. Enjoy your life, stay home, stay safe and stay strong, and I'll definitely catch you later in my next session.